आजकल आपने असम की, दिल्ली की, गुड़गांव की, बिहार की, बेंगलोर की, मुंबई की और न जाने ऐसे तमाम कितने ही शहरों के बाढ़ में डूबी हुई तस्वीरें देखी होंगी। गुड़गांव मिलेनियम शहर, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हज़ारों ऑफिसेस हैं, 40-50 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, करोड़ों के फ्लैट हैं, और यहाँ सिर्फ 4 घंटे की बारिश में NH-48 पूरी तरह से डूब जाता है। असम में शिवसागर में, जहाँ लोग अक्सर यह कहा करते थे कि यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आती, वहाँ पानी छत तक भर चुका था। और बिहार में कोसी नदी के किनारे हर साल किस तरह से कितनी बाढ़ आती है, ये आप और मैं हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। तो सवाल यही कि इंडिया में ही आखिर इतनी ज़्यादा बाढ़ क्यों आ रही है। हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में, और हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई, बल्कि हम इस वीडियो में 3 मुख्य चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि बाढ़ का असली कारण क्या है। जी नहीं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। क्लाइमेट चेंज उस हवा की तरह है जो आग को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन आग हमने खुद लगाई है। दूसरा, हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां उसके दूसरे सबसे बड़े शहर का लगभग 90% हिस्सा समुद्र लेवल के भी नीचे है, उसके बावजूद भी वहां पर बाढ़ नहीं आती, इस तरह से पानी नहीं भरता। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे उपाय और सुधारों की जिनकी मदद से हम इंडिया को भविष्य की बाढ़ों के लिए रेडी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित मैठानी और आप देख रहे हैं धर्म नीति, जहां हम बात करते हैं राजनीति से धर्म तक। सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव के ही, क्योंकि यहाँ पर बहाना बनाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह अभी अभी कुछ समय पहले ही हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। पहले गुड़गांव की हम जियोग्राफी को समझते हैं। इसके एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं तो दूसरी तरफ नजफगढ़ का ड्रेन, जिस वजह से गुड़गांव एक ढलान वाले एरिया पर है। बारिश होती है, पानी बरसता है और ढलान से पानी बहता हुआ नजफगढ़ ड्रेन में और बाद में यमुना नदी तक पहुँचता है। अब इसी ढलान को संभालने के लिए अंग्रेजों ने 19वीं सदी में लगभग 63 चेक डैम्स बनाए थे, और आज उनमें से सिर्फ 4 ही जिंदा है। बाकी कहाँ गए? उन पे कॉलोनी बन गई, मॉल बन गए, सेक्टर बन गए। और ये सिर्फ बांध की बात नहीं है, गुड़गांव प्रशासन ने खुद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह बात स्वीकार करी है कि शहर में 1956 में 640 जल निकाय थे और आज सिर्फ 251 बचे हैं, यानी 390 गायब। शहर के सबसे बड़े ड्रेन बादशाहपुर नाला को पतला कर दिया गया, कंक्रीट से ढक दिया गया और उसके रास्ते में बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन गए। ये शहर 200 साल पुराना नहीं है, ये 1970 के बाद ही बना। हमने अपनी आंखों के सामने से खुद बनाया, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे पैसे के साथ और पूरे डेटा के साथ, और फिर भी गलत बना दिया। इसलिए जब कोई कहता है कि बारिश ज़्यादा हो गई इसलिए गुड़गांव में बाढ़ आ गई, तो वह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यहाँ गलती आसमान की नहीं बल्कि नक्शा बनाने वाले की है। मुंबई का ड्रेनेज अंग्रेजों ने 1860 के दशक में बनाया था, 1 घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश के लिए। आज 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश गिरती है। तो ये तो वही बात हुई कि 1960 की सड़क पर आज 2026 वाला ट्रैफिक दौड़ाया जा रहा है। बेंगलुरु एक समय पर झीलों का शहर था और आज लगभग 65% झीलें गायब हो चुकी हैं या उस पर कब्जा कर लिया गया। एक दिन की बारिश में आउटर रिंग रोड की कंपनीज को 225 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है लगभग। असम की 40% जमीन बाढ़ के खतरे में है। ये हादसा नहीं, स्थायी हालत है। लेकिन 2026 अलग था। इस बार पानी ब्रह्मपुत्र से नहीं बल्कि उसकी सहायक नदी देखो और धानसरी से आया, क्योंकि नागालैंड की पहाड़ियों में क्लाउड बस्ट हुआ और वो पानी बहकर उन जिलों पर गिरा जो बाढ़ के आदि ही नहीं थे। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 80 से ज्यादा मौत। यानी हमारा वार्निंग सिस्टम पुराने पैटर्न पर बना है और पैटर्न बदल चुका है। बिहार अकेले देश के टोटल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 17% है। 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रोन एरियाज में आते हैं। 2024 में बीरपुर बराज से 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लोगों का कहना था कि इतना पानी पिछले 50 सालों में नहीं आया, पर वो पानी बिहार की बारिश का था ही नहीं, वह नेपाल की बारिश का पानी था। और ठीक ऐसे ही खबरें आपको अक्सर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, उत्तराखंड और न जाने कितने ही हमारे हजारों शहरों, गाँव और नदियों के किनारों पर हमें सुनने को आते हैं। इतनी सारी अलग अलग जगहें, अलग अलग जियोग्राफी और अलग अलग नदियाँ, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है और वो बारिश नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? 4 चीज़ें, और चारों हमारी बनाई हुई हैं। पहला, हमारे ड्रेन हमारे दादा के ज़माने से भी पुराने हैं और उस समय शहर सिर्फ आधा था। दूसरा, जो ज़मीन पानी पीती थी अपने झीलों, मैदानों, तालाब, वेटलैंड इत्यादि की मदद से, आज वो सब गायब हो चुकी हैं। आज उन सब के ऊपर हमने कंक्रीट बिछा दिया है। कहीं पर अपने घर, कहीं कॉलोनी, कहीं मॉल, तो कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं। इसलिए पानी के पास अब कहीं जाने की जगह बचे ही नहीं। तीसरा, जो ड्रेन और नाले बचे हुए हैं
वे बारिश के आने से पहले ही कूड़े, कचरे और सीवेज से भरे हुए हैं, तो बारिश शुरू होने से पहले ही उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और चौथा, नदी को बेसिन की तरह नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, अर्थात पूरी नदी को एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन करने की जगह उसे भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिस वजह से नागालैंड का पानी असम में बहता है, नेपाल का पानी बिहार में बहता है और हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देखते रह जाते हैं। और इन चारों के ऊपर बैठी है सबसे भारी पांचवी चीज कि राहत में श्रेय है, रोकथाम में नहीं। हेलीकॉप्टर सर्वे की फोटो बनती है, रिलीफ कैंप की फोटो बनती है, मुआवजे की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती है, लेकिन पहले से नाला साफ करने की कोई फोटो नहीं बनती। किसी को पता भी नहीं चलता कि इस साल बाढ़ नहीं आई क्योंकि किसी ने पहले से ही सब नालों को साफ कर दिया था। और इन कॉमन कारणों के अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण जो हर जगह पर भिन्न भिन्न है, जैसे कि गुड़गांव में हमने 63 बांध को तोड़कर सिर्फ 4 बांध कर दिया, यानी पानी का रास्ता हमने छीन लिया। और बिहार में हमने उल्टा किया और उसका नतीजा भी उल्टा निकला। कोसी हिमालय से आती है और वह अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और गाद लेकर आती है, जिसे वह खुले मैदानों में हर तरफ फैला दिया करती थी। और 1950 के दशक में हमने नदी के दोनों तरफ दीवार खड़ी कर दी, जिससे नदी को तंग गली में बंद कर दिया। अब सिल्ट पहले की तरह कहीं फैल नहीं सकता, वह उन्हीं 2 दीवारों के बीच में जमा होता गया। नदी का तल हर साल ऊपर उठता गया और कुछ जगहों पर तो नदी का तल आसपास के गांव से भी ऊपर उठ चुका है, यानी नदी तुम्हारे बगल में नहीं बल्कि तुम्हारे सर के ऊपर बह रही है। और जिस दिन दीवार टूटी उस दिन पानी नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से गिरता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के बहाने को रिजेक्ट करता है कि बिहार में हर साल बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है और फिर भी बाढ़ आ जा रही है, यानी ये आसमान की गलती नहीं है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि सरकार ने, कोर्ट ने कुछ किया नहीं। कानून मौजूद है, 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसी से NDMA और NDRF बने। और NDMA ने शहरी बाढ़ पर गाइडलाइंस 2010 में ही जारी कर दी थी। ड्रेनेज के नए स्टैंडर्ड, जल निकायों की सुरक्षा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बड़ों को लगता है किसी डेवलप नेशन का ब्लूप्रिंट है। काम भी हुआ है। असम ने अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाई जो यह पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि किस गांव के डूबने की आशंका है। बिहार में कोसी बेसिन पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और गुड़गांव में सरकार का अपना आंकड़ा यह कहता है कि 2019 में 90 गंभीर वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, जो 2024 में सिर्फ 30 रह गए हैं। लगभग 544 किलोमीटर की नालियों की सफाई हुई है। अदालतों ने भी दबाव बनाया है। हाई कोर्ट और NGT ने बार बार राज्यों को कब्जे और वेटलैंड के मुद्दे पर फटकार लगाई है। तो फिर समस्या कहाँ है? कानून है, गाइडलाइंस है, बजट है, कोर्ट का आदेश भी है। जो नहीं है वो है जवाबदेही। गाइडलाइन तोड़ने पर किसी की नौकरी नहीं जाती, कोर्ट का आदेश माने बिना कई साल निकल जाते हैं। हम नियम बनाने में दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है, लेकिन उसे लागू करने में सबसे पीछे। और अब वो देश जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, रोटरडैम, नीदरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहाँ की 90% ज़मीन समुद्री तल से भी नीचे है। 1953 में वहाँ एक बाढ़ आई जिसमें लगभग 1800 लोग मरे। उस एक हादसे ने पूरे देश की सोच बदल दी। उन्होंने डेल्टा वर्क्स बनाए, बैरियर और गेट्स का एक जाल बनाया। नतीजा, बाढ़ का जोखिम 100 साल में एक बार से घटकर 4000 साल में एक बार रह गया। ये सिस्टम 1.7 करोड़ लोगों और देश की 65% GDP को बचाता है। और तो 2007 से 2015 के बीच में उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, रूम फॉर रिवर, मतलब सीधा सा कि नदी को जगह दो। उन्होंने दीवारों को ऊंचा नहीं किया बल्कि दीवारें पीछे हटा दी, फ्लड प्लेन चौड़े कर दिए, नदी का तल और गहरा कर दिया, कुछ लोगों को नदी के किनारे से हटाया ताकि नदी को फैलने की जगह मिले। और रोटरडैम में उन्होंने वाटर स्क्वायर बनाए, यानी ऐसे ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादि जो नॉर्मल दिनों में खेलने के मैदान थे लेकिन बारिश के समय में जानबूझकर तालाब बन जाते हैं ताकि पानी को जाने की जगह मिल सके। अब इसको गुड़गांव के एग्जाम्पल से कंपेयर करो। वहाँ भी पानी के पास अपना रास्ता था, 78 मीटर की ढलान थी, 63 बांध और 640 तालाब थे। डच लोगों ने अपने इस रास्ते को और चौड़ा किया और हमने उन रास्तों को तबाह कर दिया। सिमिलरली अगर हम सूरत की भी बात करें तो वहाँ भी 2006 में उकाई डैम खोलने के बाद भयंकर बाढ़ आई। सूरत का लगभग 75 से 90% हिस्सा डूब गया। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और उसके बाद सूरत ने क्या किया? सूरत ने इस इंसिडेंट को याद रखा। नगर निगम की निगरानी में एक स्थायी संस्था बनी। डैम से पानी कब और कितना छोड़ना है उसके लिए एक प्रिडिक्शन मॉडल तैयार किया गया, यानी फैसला अब सिर्फ एक अंदाज से नहीं होता था, उसके लिए एक मॉडल बनाया गया। पूरे शहर भर में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे और रिजर्वोयर चलाने के नए नियम लिखे गए।
और आज सूरत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और आगे बढ़ रहा है। यह नीदरलैंड नहीं है, ये जापान, चाइना या अमेरिका भी नहीं है, ये हमारे ही देश का एक शहर सूरत है। यानी इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से ऐसी 5 चीज़ें बताना चाहूँगा जो मेरे अनुसार देश भर की बाढ़ समस्याओं को काफ़ी हद तक सोल्व कर सकती हैं। सबसे पहला, एक नदी एक जिम्मेदार। हर बड़ी नदी के लिए एक सिंगल अथॉरिटी जो किसी डिस्ट्रिक्ट या पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ना माने, जो शुरू से लेके आखिर तक के पूरे नदी और उसके बेसिन के लिए जिम्मेदार हो, जिसके पास असली पावर हो। क्योंकि जब नदी स्टेट बाउंड्री नहीं मानती तो हमें भी एक ऐसी ही अथॉरिटी की ज़रूरत है। दूसरा, पानी की ज़मीन पानी की ही रहेगी, यानी फ्लड प्लेन जोनिंग का कानून और उसका सख्ती से पालन। इसका मतलब नदी के किनारे, वेटलैंड पे, तालाब पे, झील के पेट पर इत्यादि में निर्माण करने की इजाज़त ही ना मिले और जो कब्जा हो चुका है उसे हटाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और दोबारा से पुराने वेटलैंड और झीलों को जीवित किया जाए। तीसरा, बाढ़ को आपदा नहीं बल्कि एक कैलेंडर इवेंट की तरह ट्रीट किया जाए, अर्थात जो घटना हर साल होती हो, भला वो आकस्मिक कैसे हो सकती है। इसलिए प्री मानसून ऑडिट अनिवार्य हो, डिसिल्टिंग हो, नालियों की साफ सफाई करवाई जाए, सीवेज की क्लीनिंग हो, एम्बांकमेंट की इंस्पेक्शन हो और उसकी पूरी रिपोर्ट तारीख और फोटोज़ के साथ पब्लिक की जाए। और हर बड़ी बाढ़ के बाद एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार हो, जैसे कि किसी प्लेन क्रैश इत्यादि के बाद होती है। चौथा, शहर को स्पंज बनाओ और रिस्क को छुपाओ मत। परमिएबल सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन गार्डन, ये सब बिल्डिंग बाय लॉज में हो और इनके बिना कंप्लीशन के सर्टिफिकेट ही ना मिले। और हर मोहल्ले का फ्लड रिस्क स्कोर सार्वजनिक हो, जैसे AQI रोज दिखता है। जब लोग फ्लैट खरीदने से पहले फ्लड का रिस्क देख पाएंगे, तब बिल्डर को ही झील के पेट पर बिल्डिंग बनाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सबसे सस्ता रेगुलेशन है। पांचवा, वार्निंग और सुरक्षा आम आदमी तक पहुंचे। वार्निंग पंचायत स्तर पर स्थानीय भाषा में SMS और लाउडस्पीकर दोनों से हर व्यक्ति तक पहुंच सके। स्कूल में हर साल ड्रिल हो, जैसे कि भूकंप और फायर जैसी घटनाओं के लिए जापान के स्कूलों में होती है। और किसानों के लिए एक ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कि एक लेवल से ज़्यादा पानी भरने पर इंश्योरेंस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो, महीनों तक सर्वे का इंतज़ार ना हो। और अब इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, जो अभी तक बताया, बिके हुए तालाब और झीलें, टूटी हुई दीवारें, पुराने सीवेज से भरे हुए नाले, ये सब राजनीति है। राजनीति कहती है कि डूबने का इंतज़ार करो, क्योंकि डूबने के बाद हेलीकॉप्टर सर्वे होते हैं, कैंप में फ़ोटो बनती है, मुआवजा हेडलाइन बनता है और इल्ज़ाम पड़ोसी राज्य पर या पुरानी सरकारों के ऊपर डाला जा सकता है। राजनीति के अनुसार बाढ़ एक सीजन है, एक अवसर है और ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी और वोट बटोरने का। और राजधर्म, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का पहला कर्तव्य योगक्षेम बताया है, यानी सिर्फ अर्जन नहीं, अर्जित की रक्षा करना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यह भी लिखा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। लेकिन आज राजा प्रजा के सुख की चिंता नहीं करता, वह चिंता करता है वोट की, रिबन कटने की और फोटो और वीडियो क्लिक होने की। भला पहले से ही नाली साफ हो जाने का क्या रिबन कटेगा, क्या उसके फोटो वीडियोस बनेगी। लेकिन राजधर्म यही कहता है कि राजा बिना क्रेडिट की, बिना श्रेय की चिंता करे हुए ही सिर्फ प्रजा के सुख में अपना कार्य करता रहे। और राजधर्म सिर्फ राजा का नहीं होता, वो प्लास्टिक जो हमने नाली में फेंका, वो फ्लैट जो हमने जानबूझकर झील से कब्जाई ज़मीन पर झील के पेट में खरीदा, वो सवाल जो हमने अपने पार्षद से कभी नहीं पूछा कि नाली साफ कब होगी। हम अक्सर बाढ़ के बाद अपने राजनेताओं से सवाल पूछते हैं, लेकिन राजधर्म कहता है कि सवाल बाढ़ से पहले पूछो, क्योंकि पानी का कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, वह सिर्फ अपना रास्ता ढूंढता है और जब हमने उसका रास्ता छीन लिया तो वह हमारा रास्ता ले लेता है। बाढ़ प्रकृति भेजती है और तबाही हम खुद बनाते हैं। बाकी आप सबके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक से रिलेटेड, और क्या आपके पास कोई अन्य समाधान है इस समस्या से निपटने का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे ही राजनीति को राजधर्म के तराजू पर तोड़ते रहते हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। आप देख रहे थे धर्म नीति। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।